इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, जानना है कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या होता है? अगर देखो तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होता है। चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन टर्म का भी होता है, टू टर्म का होता है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल भी होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म्स होते हैं। अगर जैसे टर्म का नाम पहले बताऊंगा, मोनोमियल टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, ट्राइनोमियल है, उसके बाद से आपके पास होता है क्वाड्रिनोमियल है, उसके बाद से आपका होता है मल्टीनोमियल होता है, ठीक है। पहले जानो टर्म किसको कहते हैं। टर्म, टर्म का पहले नाम जानो, नेम ऑफ टर्म, कौन कौन से टर्म के नेम हैं। तो नेम ऑफ टर्म्स पहले आप जानो, नेम ऑफ टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के क्या क्या नेम हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नेम होता है हमारे पास, यानी कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले लिखोगे इसका नेम, नेम ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नेम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्मॉल लेटर से ही लिखिए, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी इसमें से अगर एक टर्म हो हमारे पास, पहले टर्म का नाम जानो, इसमें होता है हमारा मोनोमियल, मोनोमियल टर्म होता है, मोनोमियल टर्म। उसके बाद से हमारे पास होता है दूसरा बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल टर्म होता है, बाइनोमियल टर्म। उसके बाद से हमारे पास होता है ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म होता है। उसके बाद से हमारे पास होता है एक जिसमें चार, उसको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल नोमियल टर्म। उसी तरीके से हमारे पास 4 है तो पेंटानोमियल, 6 है तो हेक्सानोमियल, 7 है तो हेप्टानोमियल, 8 है तो ऑक्टानोमियल, 9 है तो नाइनोमियल एंड 10 है तो डेकानोमियल। पूरे 10 तक, यानी कि जितना चाहो, अगर n टर्म है तो n नोमियल कह सकते हैं आप, n नोमियल या nth नोमियल हो जाएगा। एक हमारे पास स्पेशल आता है जिसको हम लास्ट में हम कह देते हैं कि मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल टर्म्स। देखो, आपको जानना है कि यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम कहते हैं कि मोनोमियल है। अगर सिर्फ 2 टर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले क्लास में, टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, प्लस एंड माइनस साइन, मैंने बताया था ना। टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन इफ an algebraic expression having only one term, that is called monomial. Second, if an algebraic expression having 2 terms, क्या हो? सिर्फ 2 टर्म्स हो, यानी कि वो algebraic expression सिर्फ 2 टर्म से मिल करके बना हो, तो हम कह सकते हैं क्या वो बाइनोमियल। क्या है वो? बाइनोमियल है। जैसे कि मोनोमियल में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मोनोमियल, बस समझना एग्जांपल ऑफ ओनली मोनोमियल। तो जैसे कि क्या है, हमारे पास 2x है, क्या है? 2x है, ये हमारा क्या भाई? मोनोमियल है। दूसरा हमारे पास लिखा 3x प्लस x है, समझना ध्यान से, ये भी क्या है हमारा? मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? वही x यहाँ पे 3 बार है, वही x क्या है? 1 बार है, तो हम दोनों को एक साथ, दोनों सेम लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं ईच टर्म्स कंटेनिंग सेम लिटरल फैक्टर्स, सेम लिटरल नंबर्स। यानी कि हमारे ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी क्या है? लाइक टर्म है, सजाती हैं दोनों। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कितना है? ये 3 टाइम्स है, क्या है? 1 टाइम्स है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स मींस 4x। यानी कि हमारा मोनोमियल बना कि नहीं बना? बन गया, बना। यानी कि ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल है। अगर हमारे पास दिया गया क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया, अगर मैंने लिखा 4x माइनस x, अगर वही चीज है, यानी कि समझो कि यहाँ पे 4 रुपये मैंने कमाया और 1 रुपया मैंने खर्च कर दिया, 1 रुपया मेरे ऊपर कर्ज है, समझो, ठीक है। मैंने 1 रुपया पहले से लिया है, तो भाई तुम्हारे पास क्या है भाई? मोनोमियल ही तो होगा ना।
क्योंकि 4 रुपये में से 1 रुपया वही चीज़ है, देखना ध्यान से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, यानी कि ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया और जैसे मैंने लिखा 2x टू दी पावर, अगर मेरे पास सिर्फ क्या है x है, तो x से x हमारा कट जाएगा, बच गया हमारे पास 2, ये क्या है मोनोमियल है, लेकिन क्या है कांस्टेंट टर्म है। आगे समझ में। अगर मैंने लिखा सॉरी 5वां है, अगर इस टाइप का दिया गया हो, अगर मैंने कहा कि 2 इज मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स हो अपॉन सिर्फ मेरे पास x हो, समझना ध्यान से, ये हमारा क्या है x से एक x कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2x अपॉन 1, यानी कि हम कह सकते हैं 2x, यानी कि हमारे पास क्या है ये भी मोनोमियल है कि नहीं है। वन टर्म बना, सॉल्व करने के बाद यदि वन टर्म बनता है तो वो हमारा क्या है मोनोमियल। डायरेक्ट हम नहीं डिसाइड कर देंगे, पहले ये पहचानेंगे कि लाइक टर्म्स है कि नहीं। इसमें लाइक टर्म्स क्या होते हैं, इफ इच टर्म्स कंटेनिंग सेम लिटरल फैक्टर्स देन ऑल दिस आर कॉल्ड लाइक टर्म। आया समझ में। अगर जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास दिया गया है 2x, समझना, मेरे पास दिया गया है 3x माइनस 4x, इन सब में सेम लिटरल फैक्टर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स। आगे समझ में क्लियर, कोई दिक्कत। अगर मैंने लिख दिया, इसी को लिख दिया 2x, मैंने लिखा 3y या माइनस 4z है, यानी कि इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा है ना, ये सभी क्या है अनलाइक टर्म्स है। क्या है ये अनलाइक टर्म्स है। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया x और ये y, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी क्या है हमारे अनलाइक हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर, इसमें x 2 बार शामिल है, जैसे कि और हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, इसमें मैंने सिर्फ लिख दिया x या 2x लिखा, तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ क्या है 1x है, तो ये हमारा अनलाइक है, एक जैसा नहीं है, तो ना। फैक्टर मान लो लिटरल फैक्टर तो वही है, लेकिन लिटरल फैक्टर इक्वल क्वांटिटी में हमारे पास होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा x स्क्वायर और तुम्हारा सिर्फ क्या है x है, समझ में आ गया। और मैंने लिखा 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों में शामिल है और इक्वल भी है, तब हम कहेंगे ये लाइक टर्म है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें x का जो डिग्री है पावर है 2 है, और इसमें भी क्या है डिग्री 2 है, यानी कि दोनों टर्म में या दो, अगर हम कंपैरिजन दो टर्म में कर रहे हैं या 2 से अधिक कर रहे हो, उस कंडीशन में हमें ये देखना है जो दिया गया हमारा लिटरल नंबर है उस पर आने वाला जो हमारा पावर है या जो दिया गया पावर है या डिग्री है, प्रत्येक टर्म में इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? और सेम लिटरल नंबर भी होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया गया है x इज डिवाइडेड बाई x, तो मेरे पास कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है भाई? तुम्हें ये दिख रहा है कि x अपान x ही तो करना है हमको, x में x से डिवाइड कर देना है, तो ये कौन सा टर्म है? मोनोमियल है, एक ही टर्म बना। मैं बार बार कह रहा हूँ टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये तुम्हारे पास क्या है ये मोनोमियल है। अगर मैंने लिख दिया 2 इज डिवाइडेड बाई x, ये भी हमारे पास क्या है यानी कि 2 अपॉन x, ये भी क्या है हमारा मोनोमियल है। समझ में आया कि नहीं है? अगर मैंने आपसे कहा 3x इज मल्टीप्लाई बाई 4x, देखना मैंने कहा था टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो नंबर का हम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल का कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का प्रोडक्ट वेरिएबल के साथ। मेरे पास 4 3 जा हो जाएगा 12 और x इंटू एक्स 2x है, तो x टू दी पावर 2 हमारे पास कितना बना? ये मोनोमियल है कि नहीं है? दिस इज आल्सो मोनोमियल। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? नो सर। बाइनोमियल। अब हमें पढ़ना है बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लेना है। मैंने कहा था टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ये देखना है आपको सबसे पहले कि जो टर्म सेपरेट किए गए हैं क्या वो टर्म लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर वो लाइक टर्म होंगे या तो उनका हम एडिशन कर लेंगे या तो उनका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कॉम्बिनेशन बाय प्लस आर माइनस, प्लस साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ जो भी साइन दिया गया उसका हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन कर देंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको बाइनोमियल समझाता हूँ। अगर मेरे पास दिया गया है, मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस x, समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें जो हमारा दिया गया वेरिएबल्स जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी कि मैंने कहा तक वेरिएबल फैक्टर्स की पावर दोनों अगर टर्म में हमारे पास सेम होने चाहिए तब जाके वो ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यानी कि अनलाइक है, अनलाइक है ना। इसका मतलब ये भी एक अलग टर्म हो गया, ये भी एक अलग टर्म हो गया, यानी कि दो टर्म मिल गए, दोनों टर्म और दोनों क्या है डिफरेंट है,
दोनों क्या है, अनलाइक पेयर, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, बाइनोमियल है। क्या है, बाइनोमियल है। अगर उसी तरीके से मैंने लिखा 2 + x लिखा, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं x + 2 भी लिख सकते हैं, यानी इसमें भी दो टर्म दिखा है, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, अगर यानी कि ये भी क्या है हमारा बाइनोमियल, बाई मींस दो, यानी देखना अगर मैंने लिखा इसी चीज को -2 + x लिखा तो इसको लिखा जा सकता है x पे प्लस साइन इसको पहले कर दो, प्लस x भी कर सकते हैं इसी चीज को, और यहाँ सॉरी प्लस x यानी प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ लिख दो -2, यानी कि ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है। क्या है भाई, बाइनोमियल है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट, दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, दोनों अलग है कि नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन से अब आपका आता है ट्राइनोमियल, लेकिन बाइनोमियल देखने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दिया, लिखा कि 3x² + 2y, ठीक, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ +x², ध्यान से देना। अब बताओ ध्यान से, क्या है, दिख रहा है तुमको 3 टर्म है, कितना है, 3 टर्म है, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू आएगा लास्ट, मतलब लगे कि अब इसके बाद और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, उस टर्म में हम देखते हैं कि कितना टर्म शामिल है। तो चलिए भाई इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ले आते हैं, ठीक, मेरे पास कितना है 3x² प्लस मेरे पास है x² है कि नहीं है, लास्ट में इसको लिखेंगे +2y। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे x² 3 टाइम्स है, यहाँ पे x² 1 टाइम्स है, यानी 3 रुपया और 1 रुपया ये है, कितना जगह मेरे पास 4 रुपए। चलिए भाई 4x² हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। सिर्फ कांस्टेंट नंबर को जोड़े जाते हैं और वेरिएबल को कॉमन लिख दिए जाते हैं, और हमारे पास हो गया 2y, यानी कि हमारे पास ये दिया गया जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये जो सेंटेंस था, ये क्या हो गया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो दिया गया है कितना हो गया, बाइनोमियल है। कितने टर्म है इसमें, हैविंग 2 टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक वही कंडीशन हमारे पास बनता है ट्राइनोमियल का, क्या बनता है, ट्राइनोमियल का। तो ट्राइनोमियल के कंडीशन में आप क्या बताएंगे, ट्राइनोमियल में मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्राइनोमियल में आपको पहचानना है कि थ्री अनलाइक टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस आइदर माइनस साइन, या भी कह सकते हैं 3 अनलाइक टर्म्स आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि तीनों जो टर्म होगा हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल का होगा। समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से मोर देन, यानी कि हम कह सकते हैं मोर देन थ्री टर्म्स, यानी कि हम मोर देन जब 3 की बात करें ट्राइनोमियल के बाद हम किस पे आ गए, क्वाड्रिनोमियल, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को प्रयोग करते हुए 4 अनलाइक टर्म्स को या तो प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन किया गया होगा, उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि वो क्या है हमारा, या उस एक्सप्रेशन में हमारा जो आने वाला प्रत्येक टर्म है, यानी सारे टर्म को एक ग्रुप में हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है भाई, क्वाड्रिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रिनोमियल है। उसी तरीके से हमारा एक आता है मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल का स्पेशल डिफिनीशन होता है। मल्टीनोमियल्स ये कहता है कि यदि किसी दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 1 टर्म्स हो, क्या हो, मोर देन 1 टर्म्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक टर्म्स मिलकर के बने हो, तो वो सारे आ जाएंगे मल्टीनोमियल में। तो मल्टीनोमियल के अंदर तुम्हारे पास आ जाता है बाइनोमियल भी आएगा, ट्राइनोमियल भी आएगा, क्वाड्रिनोमियल भी आएगा, यानी कि इन सारे, यानी कि मोर देन n टर्म्स, जितने टर्म्स आते जाएंगे, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोनोमियल, डेकानोमियल, जितने सारे टर्म्स होंगे सारे किस में आ जाएंगे, मल्टीनोमियल में आ जाएंगे। यानी सबका कॉमन नाम हम दे सकते हैं, इन सारे का जो कॉमन नाम होगा हमारा क्या होगा, एक मल्टीनोमियल रहेगा। मल्टीनोमियल कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कंटेंट 2 or more than 2 टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। समझे नहीं समझे, 2 या 2 से जब अधिक टर्म्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल्स कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है कोफिशिएंट, आपका एक टॉपिक आता है कोफिशिएंट। मैं आपको कोफिशिएंट बताना चाहूँगा। कोफिशिएंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं। कोफिशिएंट, इसमें पढ़ना है हमारा कोफिशिएंट। अभी मैं आपको बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्लास का डीपली स्टडी, यानी कि एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक चैप्टर का हम आपको वीडियो देते रहेंगे सिस्टमेटिक, यानी किस टॉपिक के बाद मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करके वीडियो मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से आप क्लास की स्टडी करते रहिएगा टाइम टू टाइम। आप जब भी स्टडी करिएगा तो आप अपने साथ एक कॉपी
रफ कॉपी जरूर रखिएगा और एक पेन रखिएगा। जितना मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इन सारे टर्म्स में जितना चीज़ बोलते जा रहा हूँ उसको आपको लिखना है। वीडियो को रोक रोक करके वहाँ पे आप लिखते जाइएगा। फिर लास्ट में आप क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद फिर आप बुक लेकर के पढ़ने बैठिएगा, तब आपको देखिए पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। पढ़ने का यही एक तरीका है जो सबसे इंटरेस्टिंग दे सकता है। किसी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी खुद करेंगे, खुद समझ में आएगा। अब हमारे पास आता है कोफिशिएंट। एक हमारा न्यू टॉपिक्स आता है कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं भाई, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिटा देते हैं। हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ टर्म, COEFFICIENT। कोफिशिएंट को हम कहते हैं गुणांक। कोफिशिएंट को हम कहते हैं हिंदी में गुणांक कहते हैं, इसको इंग्लिश में यानी कि मल्टीपल। गुणांक नहीं कह सकते हैं, यानी हाँ गुणांक ही कह सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर। मल्टीपल्स भी कहा जाता है उसको, मल्टीपल। इसको मल्टीपल्स भी कहते हैं, एक और भी नाम है भाई इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल किसको कहते हैं, किसी दिए गए प्रोडक्ट में, जैसे मान लो हमारे पास या तो कांस्टेंट नंबर हो, चाहे प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, यदि उस प्रोडक्ट में हमारे पास जो, यानी कि ये पहले आप जानना है कि वो जो प्रोडक्ट है किससे किससे मिल करके बना हुआ है, यानी कि वो किस किस नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे मान लो अभी एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट का मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, जब अगला नेक्स्ट क्लास जब मैं टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डेफिनेशन भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले आप समझ जाइए एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मेरे पास दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर हमारे पास दिए गए, चाहे वो दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई अगर हमारे पास दिया गया है तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है x और y। क्वेश्चन हमारे पास बनता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन अगर मान लो इसी तौर पे अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन xy, यानी कि जो हमारा दिया गया प्रोडक्ट है xy है, इस xy में हमको x का कोफिशिएंट बताना है। इसका कोफिशिएंट बताना है, x का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट xy को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। इसका मतलब कि ये किस किस नंबर का ये प्रोडक्ट है, किस किस से मिलकर प्रोडक्ट हुआ। चलो यहाँ देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं सॉल्व यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दिया गया जो प्रोडक्ट है भाई क्या है, एक्स वाई है। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दो। यहाँ जब फैक्टराइज करते हैं तो फिर यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं भाई, एक्स और वाई है, तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई किस किस नंबर से मिलकर के बना है, किस किस नंबर का प्रोडक्ट है। हम जानते हैं कि एक्स और वाई प्रत्येक नंबर में एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, समझे। यानी कि एक जो है हर एक नंबर का गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, यानी कि वो शामिल होता है। 1 तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तभी हमको प्रोडक्ट 2 ही मिलेगा। समझ में आया। उस तरीके से भी हमको 2 ही दिख रहा था। 1 इंटू 2 कहो या डायरेक्टली 2 कहो, यानी कि क्या है भाई 1 इंटू एक्स से इंटू हमारे पास क्या है वाई से मिलकर के बना हुआ है। तो जिसका कोफिशिएंट पूछता है, किसका पूछ रहा है, एक्स का पूछता है। जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है भाई उसको हमने ढक लिया, और बाकी जो बचेगा उसका प्रोडक्ट लिख देते। देखो इधर, जिसका कोफिशिएंट पूछता है, जिस नंबर का भी कोफिशिएंट पूछ रहा हो उस नंबर को हम भाई मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन से हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाई दैट करके। मान लो एक्स वाई को मैंने किस रूप में टुकड़ा किया, जिसका पूछा उसको पहले लिख लो, एक्स लिख दिया। जितना इस प्रोडक्ट में बच रहा है भाई, एक्स का पूछा था मैंने, एक्स को पहले लिख लिया, मेरे पास बच गया कितना, इंटू 1 इंटू वाई बन गया, बच गया। तो हमारे पास फिर इसको नेक्स्ट लाइन से लिखा, जो पूछा उसको यहाँ लिख लो, बाकी जितना बच रहा है उसको एक साथ ले लिया जाता है। फिर मेरे पास क्या रहेगा, x इंटू हमारे पास रहेगा 1y, यानी कि y, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन xy इज y। यानी कि समझना है, जो पूछ रहा होता है उसको ले लेते हैं, बाकी जितना बच जाता है उसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इन xy, यानी कि इसको सेंटेंस में लिखो तो ऐसे लिखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x इन xy इज y। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन xy क्या हमारे पास, y है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक उसी तरीके से हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है। अगर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ,
अगर इसमें पूछे तुम्हारा y का कोफिशिएंट बताओ तो y का कोफिशिएंट x होगा और x का कोफिशिएंट y होगा। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास दिया गया, जैसे मान लो क्वेश्चन है इस टाइप का दिया गया हो, मैंने लिखा 3x और y स्क्वायर है, 3x y नहीं, बस इतना ही लेके चलो। ठीक है, मैं इसमें पूछ देता हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 3। इसमें हमको 3 का कोफिशिएंट बताना है, कितना, किसका बताना है, 3 का बताना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। मुझे क्वेश्चन इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द, आप बस ये समझने के लिए है, लिखना नहीं है इसको। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 3, बस किसका बताना है इसमें, 3 का कोफिशिएंट बताना है इसमें। बस मैंने समझाया है, बस ये लिखना नहीं है इसको, बस समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। मैंने कहा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वी हैव गिवन नंबर लिखेंगे, उसके बाद पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, क्या हो जाएगा हमारे पास y, यानी कितने सारे नंबर से मल्टीप्लाई होकर के ये बना है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस यस। फिर देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट दिया गया है, मैंने कहा 3xy किससे किससे मिलकर बना हुआ है, 1 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। तो मेरे पास पूछा किसका है, 3 का पूछा है। तो मैंने कहा जो पूछता है उसको पहले ही लिखते हैं, जितना बच जाता है उसके बाकी को राइट साइड में कर दो भाई, ट्रांसफर कर दो। 3xy में भाई मेरे पास बच गया क्या, 3 पूछा तो 3 को पहले लिख लो, इंटू लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू x इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा y आ गया। तो जितना पूछा एक साथ, और जिसका पूछा उसको अकेले कर दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3xy, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1 इंटू x, यानी कि हो जाएगा xy। यानी कि ये समझ जाइएगा कि हमारे पास दिए गए नंबर, इसमें 3xy में 3 का जो कोफिशिएंट है हमारे पास क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि हम नेक्स्ट सेंस लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 3 इन 3xy इज क्या है, xy। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें पूछे तुम x का कोफिशिएंट बताओ, तो जिसका पूछता है उसको हम क्या करते हैं, अपने चलिए उंगली से ढक दे रहे हैं, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ। जो बच रहा है उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, यानी कि 3y हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से y का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो y को ढक दो, जो बच रहा है उसको उसका सारे का प्रोडक्ट निकाल दो। क्या क्या बचा है, 3 बचा है और x बचा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 3x, यानी y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। कि जैसे कि मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास सिर्फ दिया गया नंबर x है, x में कोफिशिएंट बताओ 1 का, 1 का कोफिशिएंट बताइए x में कितना होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 इन x। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये जो x है किस किस नंबर का प्रोडक्ट है, किस किस नंबर का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले सोचो कि ये किससे किसका किसका प्रोडक्ट है भाई, 1 इंटू x का है। और मैंने क्या पूछा था, 1 का कोफिशिएंट पूछा था ना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 इन दिस। कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x ही होगा। क्या होगा, x ही होगा। अगर यही चीज पूछ दे सिर्फ x में तुम कोफिशिएंट बताओ, इस यानी कि समझो कि क्या है, प्रोडक्ट है। कोफिशिएंट हमेशा प्रोडक्ट में से निकालना होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि इस x में तुम कोफिशिएंट बताओ x का, तो सबसे पहले यहाँ इसको क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे। तो तुमको पता है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, एवरी नंबर इज द मल्टीप्लाइड बाई 1। सारे नंबर जो x से मल्टीपल होता है, यानी कि 1 इज मल्टीप्लाइड बाई x मिल करके ना हमारा रिजल्ट x आया है। समझ में आया? यानी कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसमें इसी x में 1 का कोफिशिएंट x होगा और x का कोफिशिएंट 1 होगा। क्लियर हुआ? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। इस x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ 1 इज x। यहाँ पे x कोफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पे 1 कोफिशिएंट आ जाएगा। उसी तरीके से एक और हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ठीक, दिमाग लगा के बस समझना है। दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास दिया गया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि -x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -1।
आपको इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ -1। जैसे मान लो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूं तो अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि मेरे पास कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ -1 इन -x। तो हमारे पास दिया गया प्रोडक्ट क्या है, देखिए भाई -x है, -x में हमको -1 का कोफिशिएंट बताना है। किसका बताना है भाई? -1 का कोफिशिएंट बताना है। अब हमें इसे क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे सॉल्व, वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सॉल्व। फिर मेरे पास दिया गया जो हमारे पास नंबर है क्या है भाई? -x है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। वी है -x। अब नाउ हम इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। जब फैक्टराइज कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा -x। इसका फैक्टराइज सोचो कि किस किस नंबर से मिलकर के मल्टीप्लाई हुआ है। ये सोचना है कि माइनस, इसमें एक चीज का दिमाग लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ -1 माइनस इसमें किसके साथ जा रहा है? 1 के साथ जा रहा है। तो माइनस साइन हमेशा किसको देंगे? 1 को देंगे। यानी उस स्थिति में समझो माइनस इज मल्टीप्लाई बाई 1 इज मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है? x से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ गया? -x। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस, अगली लाइन से हम लिख सकते हैं -x जो किससे किससे मिलकर बना हुआ? माइनस इज मल्टीप्लाई बाई 1 इज मल्टीप्लाई बाई x। तो समझो यहाँ से ध्यान से, मैंने कहा था जो पूछता है उसको पहले ले लेते हैं। क्या क्या पूछा है? 1 और -x आप पूछा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि -x इक्वल टू हम लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा? -1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? x है। तो -1 जो पूछता है उसको हम ले लेते हैं, बच गया कितना? x। यानी कि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ -1 इन -x इज x हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी कि -1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास? -x में x होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ -1 इन -x इज कितना हो जाएगा भाई? x। यानी कि अगर इसमें पूछे तुमसे, इसमें दिख रहा है यानी कि 1 का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा है, 1 का कोफिशिएंट अगर इसमें आपसे पूछे तो समझिएगा ध्यान में, जिसके साथ पूछ रहा है उसके साथ माइनस साइन नहीं है, उसके साथ माइनस साइन नहीं है। तो जिसके साथ नहीं पूछ रहा है माइनस साइन उसी को दे दिया जाता है। तो हमारे पास 1 का पूछ रहा है तो माइनस साइन क्या करेंगे? x को दे देंगे। यानी कि 1 का कोफिशिएंट -x होगा। समझ में आ गया? अगर इसमें पूछे x का कोफिशिएंट बताओ तो x सिर्फ कह रहे हैं x, -x की बात हम नहीं कह रहे हैं। इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें सिर्फ इधर देखो, अगर सिर्फ मैं कहूँ तुमसे माइनस का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ माइनस, सिर्फ कहा माइनस, उस कंडीशन में 1 इंटू x एक साथ रहेंगे। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस इज x। क्या हो जाएगा? x। समझ में आ गया? इस तरीके से कोफिशिएंट क्लियर हो गया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कोफिशिएंट का एक और टॉपिक है मेरे पास। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3x² y, इसमें पूछे आपसे कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ। तो सबसे पहले x², देखो इसको फैक्टराइज करना सीखोगे। कोफिशिएंट ऑफ किसका पूछ रहे हैं? x² का कोफिशिएंट पूछा है। किसका पूछा है? x² का पूछा है। तो पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे। पहले आप समझिए किस किस नंबर से प्रोडक्ट हो, इसमें क्या क्या नंबर मिलकर बना हुआ है। जैसे कि इसके पहले उसमें पावर वगैरह नहीं था और एक ही टाइप्स का वेरिएबल नंबर यूज हुआ था। यहाँ डिफरेंट टाइप वेरिएबल नंबर यूज हो गए हैं और हमारा डायरेक्ट नंबर कोई किसी एक सिंगल नंबर को इसमें से पूछ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डीपली में इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर कर देंगे। जैसे इसको हम कह सकते हैं किससे किससे मिलकर बना हुआ है? 3 इंटू x² इंटू और y से मिलकर के ये हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है। हम इसमें कह सकते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है x² को ढक लो भाई, बाकी जो बच रहा है उसका प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट 3 इंटू y बच रहा था, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3y। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट है कितना है, यहाँ ढक लीजिए 3 और y बच गया, यानी कि हम कह सकते हैं 3y। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूँ कोफिशिएंट ऑफ 3 x² y होगा, कोफिशिएंट ऑफ y पूछे तो कह देंगे 3x² होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है, जैसे ही मैं कह दूं find the coefficient of x in 3x² y, यानी कि हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भाई सॉल्व करो।
सबसे पहले लिखेंगे v है, हमारे पास दिया गया है 3x² y, ये दिया गया नंबर है हमारे पास 3x² है। अगर मैं इसमें मैंने कहा आपसे सिर्फ किसका कोफिशिएंट बताना है, x का बताना, वो भी कितना है x, सिर्फ 1x, सिर्फ एक ही x का बताना है। तो चलो भाई यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इसको फैक्टराइज करो। देख इतना ध्यान रहे कि जो पूछ रहा है उसको हमें अलग ही लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3x² y, पहले इसको फैक्टराइज करिए भाई, किससे किससे मिलकर बना हुआ है। चलो फैक्टराइज करते हैं, एकदम डिटेल में करना है क्योंकि अब इसको टुकड़े में पूछ दिया है ना, यानी कि 1 इंटू मेरे पास आएगा 3 इंटू x इंटू मेरे पास बचा है y, यानी इतने सारे नंबर से ये मिलकर के इसका प्रोडक्ट बना था 3x², ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 3x² y में हमें पूछा है कोफिशिएंट किसका, ध्यान देना है x का पूछा है, सिर्फ एक x का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक x को किनारे ले लेंगे, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख लो, इसमें से एक x लिख लो यहाँ पे। बाकी क्या क्या बच रहे हैं, 1 बच रहा है, 1 इंटू 3 बच रहा है, उसके बाद मेरे पास इंटू एक x बच रहा है और इंटू हमारे पास क्या है एक y बच रहा है। इस सबको एक साथ इसको अलग कर लेंगे, जिसका पूछ रहा था तो हमारे पास कितना हो जाएगा, नहीं हम कह सकते हैं 3x² y को हम लिख सकते हैं x, यानी कि 1 3x y हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3x y हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक x का पूछा था ना, तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं किए, मैंने बस यहाँ पे 2x था तो मैंने एक x को कम कर दिया, मेरे पास कितना हो जाएगा 3xy, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 3xy। समझ में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इन 3x² इज 3xy। इस तरीके से कोफिशिएंट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब